दोस्तों, फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछली फिल्म खत्म हुई थी, यानी कि जब रॉकी गरुड़ा को मारकर नाराची में काम करने वाले 20,000 गुलामों को उस नर्क से बचाकर उन सभी का मसीहा बन गया था। फिर चैप्टर 1 के आखिर में आनंद जी दीपा को रॉकी की एक और कहानी बताते हैं कि जब कुछ पुलिस वाले रॉकी को जेल में ले जाकर उसे उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, तो रॉकी गरुड़ा को मारने के बाद इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वह सिर्फ अपनी ड्राइविंग लाइसेंस मंगवाने के लिए अपने बहुत सारे आदमियों और कई हेलीकॉप्टर्स को वहां पर बुलाता है। जब पुलिस वाले उसके आईडी में उसका नाम पढ़ते हैं तो उन बेचारों के होश ही उड़ जाते हैं। चैप्टर 2 के शुरुआत में हमें यह पता लगता है कि आनंद जी जब दीपा को रॉकी की स्टोरी सुना रहे थे तो उन्हें एक हार्ट अटैक आ गया था, जिस वजह से वह अब अस्पताल में भर्ती हो चुके थे और उनकी कहानी अभी भी अधूरी थी। इसीलिए उनकी कहानी को पूरा करने आते हैं आनंद जी के बेटे विजेंद्र। वह दीपा से कहते हैं, मुझे नहीं पता मेरे बाप की लिखी हुई बुक रॉकी के लिए कितनी सही है, मगर उनके बुक के अकॉर्डिंग नाराची के लोगों के द्वारा बनाई हुई रॉकी की मूर्ति आज भी केजीएफ में दफन है। जिस दिन वह स्टेचू आपको मिल जाए, समझ जाना कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी। इसी के साथ विजेंद्र कहानी को सुनाना शुरू करते हैं और मूवी पहुंच जाती है पास्ट में, जहां गरुड़ा के मरने के बाद केजीएफ में एंट्री होती है कमल, राजेंद्र और गुरु पांडे की, जो कि अब पीएम भी बन चुका था। उन सभी को यह लग रहा था कि गरुड़ा के मरने के बाद उसका छोटा भाई विराट केजीएफ को संभालेगा, इसीलिए वो लोग उसका राज्याभिषेक करने के लिए उसका वेट कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करती है और तभी वहाँ पर रॉकी की एक ग्रैंड एंट्री होती है। रॉकी सूट बूट में गरुड़ा के चेयर पर जाकर बैठ जाता है, यानी कि उसने विराट को पहले ही मार दिया था और अब केजीएफ का बाप रॉकी है। और रॉकी अपने साथ साथ रीना को भी उठाकर वहाँ ले आता है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। इसलिए कमल को रॉकी पर बहुत गुस्सा आता है और वह कुछ ज्यादा ही चू कर रहा था, तो रॉकी गुस्से में आकर उसकी सबके सामने पुंगी बजा देता है, जिस वजह से वहाँ बैठे सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और समझ जाते हैं कि रॉकी केजीएफ में गरुड़ा को मारने नहीं बल्कि केजीएफ को जीतने आया था। लेकिन रॉकी बाकी के पार्टनर्स को नहीं मारता, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने सभी को मार दिया तो बिजनेस किसके साथ करेगा। जिस पर राजेंद्र रॉकी से कहता है, गरुड़ा को मारने के लिए हमने एक रॉकी पैदा किया था, इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं हो सकता क्या? जिस पर रॉकी कहता है, मेरे बाप से तो नहीं हो सका, मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं हो सकेगा। रॉकी के आने के बाद केजीएफ के लोगों की जिंदगी बदल जाती है। उन्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए अच्छे खाने और पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी मिलना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से वो लोग बाहर की जिंदगी छोड़कर यही केजीएफ में रॉकी का हाथ थाम कर रहने का ठान लेते हैं। फिर जब रॉकी रीना को अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर अपने महल में लेकर जा रहा था, तो नीचे से पूरे केजीएफ के लोग बहुत ही खुश होते हैं और उसे सलाम ठोकते हैं। बाद में रॉकी गरुड़ा के खास सिपाही वनराम के पास जाता है, जिसे उसने बांध के रखा था। रॉकी बोलता है, मैं वजीर को नहीं मार सकता, वरना फिर मेरे साम्राज्य को कौन चलाएगा। और रॉकी वनराम से कहता है, मुझे पता है कि केजीएफ के अंदर एक नहीं बल्कि 9 माइंस है, जिसे तुम लोग सेक्टर 3/9 बोला करते थे। वनराम रॉकी की ये बात सुनकर पागल हो जाता है और कहता है, हाँ, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि सूर्यवर्धन चाहता था कि यह साम्राज्य हजारों साल तक चले, इसलिए उसने बाकी के 8 माइंस को गुप्त रखा ताकि किसी की बुरी नजर केजीएफ पर ना पड़ सके। रॉकी वनराम को अपने साथ काम करने का ऑफर करता है और वह मान जाता है, जिसके बाद रॉकी केजीएफ के बाकी के 8 माइंस को खोल देता है। फिर हम देखते हैं कि केजीएफ में रह रहे रॉकी के आदमी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी अच्छा निशाना नहीं लगा पाता। और फिर तभी रॉकी वनराम को वहां पर लाता है, उसके जरिए वह उन लोगों को ट्रेन करवाता है। जिस पर वनराम रॉकी से कहता है, आउटपोस्ट 1 वाले पुल से कोई भी कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए हमें 300 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। जब 8 नए माइंस ओपन होते हैं तो लोग काफी ज्यादा खतरा होने के डर से अंदर नहीं जा रहे थे, और तभी वहां रॉकी आता है और अपने फेवरेट हथियार फावड़े को लेकर खुद काम करने माइन के अंदर अकेले ही चला जाता है। यह देखकर उसके सारे आदमियों से लेकर बच्चे में भी वहां काम करने की मोटिवेशन आ जाती है। उधर काफी सारे बच्चे सारा दिन रॉकी करने की वजह से रीना को उसके नाम से चिढ़ होने लगती है, जिस पर वह बच्चे रीना को केजीएफ घुमाने ले जाते हैं और रॉकी की पूरी सच्चाई बताते हैं कि कैसे उसने उन सभी को जिंदगी दी है और किस तरह वह वहाँ काम करने वाली माओ और लड़कियों की इज्जत करते हैं। ये सब सुनने के बाद रीना रोने लगती है। दूसरी तरफ राजेंद्र और एंड्रयू दोनों ही रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और उसे खत्म करने का प्लान बनाने लगते हैं। वह लोग जानते थे कि ये काम सिर्फ रमिका सिंह कर सकती है, क्योंकि वह एक बहुत ही पावरफुल और होशियार पॉलिटिशियन थी,
जिसके बाद अब हमें केजीएफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉकी अपने सोने के वेयर हाउस में अपने आदमियों से कह रहा होता है कि इतना सोना काफी नहीं है, हमें काम की स्पीड को बढ़ाना होगा। और तभी वहाँ ऊपर रखे हुए सोने के बॉक्स में से एक तलवार नीचे गिरती है जो कि अधीरा की थी, जिसे देखकर वहाँ काम कर रहे सारे मजदूर काफी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। दोस्तों, अधीरा वो आदमी है जिसके हिम्मत और तलवार की धार पर सूर्यवर्धन ने ये साम्राज्य बनाया है, लेकिन धीरे धीरे करके केजीएफ ने इतनी ज्यादा ऊंचाई पकड़ ली कि उसे पाने के लिए लोग सिर्फ मरने और मारने के लिए नहीं बल्कि मरे हुए फिर से उठकर आने के लिए भी तैयार थे। अब हमें दिखाया जाता है इस फिल्म के मोस्ट डेंजरस विलेन अधीरा को, जो कि गरुड़ा के अटैक के बाद भी जिंदा था और वह अब तक छुप के गरुड़ा के मरने का वेट कर रहा था। फिर अधीरा अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और केजीएफ आउटपोस्ट 1 वाली ब्रिज पर अटैक कर देता है, जिसमें रॉकी के पूरे 300 सैनिक मारे जाते हैं। फिर अधीरा रॉकी के एक आदमी को जिंदा छोड़ देता है और कहता है, जा बोल देना अपने भगवान से कि अधीरा आ रहा है अपना केजीएफ और अपनी तलवार वापस लेने। फिर केजीएफ में यह बात पता चलती है कि अधीरा अभी भी जिंदा है तो सारे लोग कांपने लगते हैं, क्योंकि अधीरा तो गरुड़ा से भी ज्यादा खतरनाक था। फिर एंड्रयू राजेंद्र से कहता है हमें रॉकी को मारने के लिए उसे नाराजी से बाहर लाना होगा, जिस पर राजेंद्र कहता है लेकिन ऐसा होगा आखिर कैसे? तो एंड्रयू कहता है जब रीना को खबर मिलेगी कि उसका बाप मारा गया तो वह तुम्हें देखने जरूर आएगी और उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए रॉकी। ये कहकर वो राजेंद्र को मार देता है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि एंड्रयू अब अधीरा से हाथ मिला चुका है। राजेंद्र के मरने की खबर सुनकर रीना फौरन अपनी कार लेकर केजीएफ से बाहर चली जाती है और एंड्रयू के प्लान के मुताबिक रॉकी भी बिना सिक्योरिटी के रीना को रोकने के लिए निकल जाता है। फिर रास्ते में अधीरा के लोग रीना को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन रॉकी उन सभी को खूब पीटता है। फिर अधीरा, जो कि पहले ही रॉकी पर निशाना लगाए खड़ा था, वो उसे गोली मार देता है, जिसकी वजह से रॉकी वही गिर जाता है। रीना, जो कि कहीं ना कहीं रॉकी को पसंद करने लगी थी, वो उसे इस हाल में देखकर रोने लगती है, लेकिन अधीरा रॉकी को जान से मारने के बजाय उसे जाने देता है, क्योंकि उसे पता था केजीएफ के लोगों के मन में रॉकी के लिए काफी सारी इज्जत और काफी सारा विश्वास था। वह चाहता था कि ऐसी टूटी फूटी हालत में जब रॉकी वापस जाएगा तो सबका विश्वास टूट जाएगा, और जब यहाँ पर रॉकी घायल हालत में वापस जाता है तो सच में सबका विश्वास उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। उन्हें लगता है जब अधीरा रॉकी का ये हाल कर सकता है तो भला हम लोगों को क्या ही छोड़ेगा। दूसरी तरफ मुंबई में सेट्टी और बाकी सारे लोग जो कि रॉकी से नफरत करते थे, वो रॉकी के सपोर्टर को जान से मरवा देते हैं। साथ में अगर कोई भी ट्रक केजीएफ से अंदर बाहर निकलता है तो अधीरा उन सभी लोगों को जान से मारकर वापस भेज देता है। इसी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अब केजीएफ में सिर्फ 8 दिनों का खाना बचा था। फिर सेट्टी घायल रॉकी को कॉल करता है और उसे धमकी देता है। ये सुनकर रॉकी को काफी गुस्सा आता है और अब वह अपने मुंह बोले चाचा को कॉल करता है, जो कि मुंबई में ही रहते थे, और उनसे एक आखिरी विनती करता है। अपनी हेलीकॉप्टर बुलाकर उसमें काफी सारे पैसे और सोने को ले जाकर रीना के साथ वो दुबई चला जाता है। रॉकी के अचानक वहां से चले जाने के बाद केजीएफ में रह रहे सारे लोगों को यही लगने लगता है कि रॉकी अधीरा से डरकर और उन सभी को मरने के लिए छोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन रॉकी असल में दुबई जाता है इनायत खलील से मिलने के लिए। वह दुबई के अंदर रीना के साथ बीच पर बातें कर रहा होता है कि तभी इनायत खलील के आदमी उसे लेने के लिए आते हैं। फिर रॉकी खलील से मिलता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है, लेकिन इनायत उसे मना कर देता है क्योंकि रॉकी की हालत काफी बुरी होती है। वह कहता है एक तो तुम्हारे पीछे अधीरा है और दूसरा सेट्टी जो तुम्हारे खून के प्यासे है। उसके बाद वो एक गार्ड के गन को चेक करने लगता है। तभी इनायत को मुंबई से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि रॉकी ने दुबई में बैठे बैठे अपने मुंह बोली चाचा की मदद से खलील के मुंबई में रह रहे सारे आदमियों को मरवा दिया है। साथ ही यह खलील, जिसे अपने गार्ड समझ रहा था, वह सारे रॉकी के द्वारा खरीदे जा चुके थे। रॉकी अपनी ताकत और दिमाग का इस्तेमाल करके खलील को अपने साथ बिजनेस करने के लिए मजबूर कर देता है और फिर रॉकी वापस केजीएफ निकल जाता है। वनराम को सोने से भरे ट्रक को केजीएफ से बाहर निकालने को बोलता है। बाहर आते ही अधीरा उन पर अटैक करता है, जिसके बाद रॉकी खुद उस ट्रक से खुद बाहर निकलता है और उसके साथ साथ सभी ट्रक में सोने की जगह रॉकी के आदमी भरे थे। और इस बार रॉकी दुबई से ऐसी गन लेकर आया था जिसके सामने अधीरा की बंदूकें पानी कम चाय बन जाती है, और यही वजह थी कि रॉकी इतने सारे पैसे और सोने लेकर दुबई गया था। फिर खूब ज्यादा फायरिंग होने के बाद अधीरा के सारे आदमी रॉकी के हाथों मारे जाते हैं। रॉकी चाहता तो अधीरा को भी मार सकता था, लेकिन वह उसे बख्श देता है और साथ ही साथ वह अलग अलग पॉलिटिशियंस को धमकी देकर गुरु पांडे की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है। अब इसी तरह से रॉकी का बिजनेस धीरे धीरे बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वह लगातार 9 माइंस में से सोना निकाल रहा था। फिर रॉकी मुंबई पहुंच जाता है और रॉकी को सामने देखकर सेट्टी कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगता है।
जिसके बाद रॉकी सेट्टी को मारकर केजीएफ के साथ साथ पूरे मुंबई पर भी कब्जा कर लेता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वक्त के साथ साथ रॉकी और भी ज्यादा पावरफुल होता जाता है। अब वक्त आ जाता है अगले इलेक्शन का, जहाँ पर गुरु पांडे रॉकी से कहता है कि अगर तुम्हें अपने साम्राज्य को बचाना है तो तुम्हें रमिका को पीएम बनने से रोकना होगा और उसे जान से मरवाना होगा। जिस पर रॉकी कहता है मैं औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। फिर कुछ ही दिनों में इलेक्शन का रिजल्ट आकर रमिका उसमें जीत जाती है। रमिका के पीएम पद की शपथ लेने के बाद उसे मिलने एक सीबीआई ऑफिसर आता है जिसका नाम रघुवंत था। वह पिछले 10 सालों से केजीएफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। फिर वो अपने प्रोजेक्ट के जरिए रमिका को रॉकी की पूरी कहानी बताता है और कहता है उसे पूरी दुनिया में कोई रोक सकता है तो वह केवल आप हो। दूसरी तरफ मेहनत और काफी ज्यादा खून बहाने के बाद रॉकी केजीएफ को काफी मॉडर्न बना देता है और जो लोग वहाँ पर कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे थे, रॉकी के आने के बाद उनके पास अच्छे घर और काम करने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस थे। बाद में हम आनंद को देखते हैं जो केजीएफ चैप्टर 1 में स्टोरी सुना रहा था। वह यहाँ पर चुपके से केजीएफ की फोटो ले रहे थे, जिस वजह से वहाँ के गार्ड उसे पकड़कर रॉकी के पास ले जाते हैं। यहाँ पर रॉकी उसकी ईमानदारी और बहादुरी को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और वह उससे कहता है तुम जो कुछ भी मेरे बारे में लिखना बिल्कुल सच सच लिखना। फिर हर साल की तरह इस साल भी काली माँ की पूजा पर रॉकी रीना से शादी कर लेता है और उसे केजीएफ की रानी बना देता है। रॉकी रीना से इतना ज्यादा प्यार करता था कि एक दिन केजीएफ में लाइट जाने की वजह से रीना का फैन ऑफ हो जाता है। इस वजह से उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी तो रॉकी भैया अपनी रानी के लिए हेलीकॉप्टर को ही फैन की तरह यूज करने लगे थे। दूसरी तरफ अब रमिका समझ चुकी थी अगर उसने रॉकी को नहीं रोका तो वह पूरी दुनिया पर सच में कब्जा कर लेगा, जिस वजह से वह स्पेशल टीम बनाकर रॉकी के अलग अलग जगह पर छापा मरवाना शुरू कर देती है और सारे पुलिस वालों को रॉकी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने को कहती है। मगर अब तक उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पाता जिससे वह रॉकी को अरेस्ट कर सके। फिर काफी ज्यादा छानबीन के बाद पुलिस वालों को रॉकी के गोदाम में एक सोने का बिस्कुट मिल जाता है और वह लोग उसे लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। फिर जब रॉकी को यह बात पता चलती है तो वह अपने 100 ग्राम के सोने की बिस्किट को लेने के लिए अकेले ही पुलिस स्टेशन चला जाता है और वह अपने गोल्ड लेने के बाद अपने दुबई से लाए हुए गन्स की ट्रायल उसी पुलिस स्टेशन पर करने लगता है। रॉकी पुलिस स्टेशन को गोलियां से छलनी करने के बाद उसी मशीन गन से अपनी सिगरेट को जलाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि रमिका को फाइनली कुछ सबूत मिल जाता है और उसी के दम पर वह रॉकी को अरेस्ट करना चाहती थी। तभी वहाँ पर रॉकी एक फ्लावर बुके और एक फाइल को लेकर रमिका के पास जाता है। उस फाइल में रॉकी के खिलाफ बहुत सारे सबूत होते हैं। वह रमिका से बोलता है कि आप चाहो तो इसे रखकर मेरे अगेंस्ट कोई सा भी केस फाइल कर सकती हो। रमिका इस फाइल को लेने ही वाली थी, तभी रमिका के दूसरे सपोर्टर्स वहां आते हैं और उन्हें ये बताते हैं असल में उनकी पार्टी के 200 पॉलिटिशियंस को रॉकी ही फंडिंग करता है। तो मतलब अगर वह रॉकी के अगेंस्ट कभी भी कोई भी खुलासा करती तो सबको पता चल जाता कि खुद रमिका के पार्टी के लोग भी रॉकी से मिले हुए हैं, इसी वजह से उसकी पार्टी गिर जाएगी। फिर रॉकी केजीएफ में वापस चला जाता है और सारे सोने की डिलीवरी को रोक देता है और यह बात जब इनायत खलील को पता चलती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रॉकी अपनी ही मनमानी कर रहा था, जिस वजह से अधीरा भी खलील के सपोर्ट में चला जाता है। फिर हम अधीरा को देखते हैं जो रॉकी के बख्शे जाने के बाद भी नहीं सुधरता। वो एंड्रू की मदद से केजीएफ के माइन नंबर 3 से अंदर जा रहा होता है। इधर जब रीना को यह बात पता चलती है कि वह प्रेग्नेंट है तो वह केजीएफ में यह बात रॉकी को बताने जाती है। रॉकी इस न्यूज को सुनकर खुश हो पाता कि उससे पहले अधीरा अपने आदमियों के साथ केजीएफ पर अटैक कर देता है और इसी बीच रीना मारी जाती है। रीना मरने के बाद रॉकी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। फिर रॉकी और अधीरा के बीच फाइनल फाइट शुरू हो जाती है जो कि बहुत ही लंबी और बहुत ही जबरदस्त होती है। इस फाइट के आखिर में रॉकी अपने फेवरेट हथियार फावड़े को लेकर अधीरा की बहुत पिटाई करता है, जिसके बाद वह अधीरा के गर्दन को तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। इस फाइट के बाद जब रॉकी को पता चलता है कि अधीरा को माइन के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर से मिली है तो वह फौरन अपने लोगों को लेकर सीधे पहुंच जाता है पार्लियामेंट में, जहां रमिका स्पीच दे रही होती है और कहती है चाहे मुझे इस्तीफा ही क्यों ना देना पड़े मगर मैं रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट निकाल कर रहूंगी। और तभी वहां पर एंट्री होती है रॉकी की, जो कि खून से रंगा पड़ा था। वह वहां जाते ही अपनी गन से गुरु पांडे को शूट करके मार देता है क्योंकि वह आखिरी आदमी गुरु पांडे ही था जो कि अधीरा की हेल्प कर रहा था ताकि वो केजीएफ पर अपनी हुकूमत चला सके। फिर हम देखते हैं कि रमिका रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट साइन करती है क्योंकि रॉकी ने सबके सामने एक पॉलिटिशियन को मारा था जो कि काफी था रॉकी को मारने के लिए। बाद में रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी फोर्स आती है जो वहाँ रहने वाले सभी लोगों को बाहर भगा देती है ताकि वह रॉकी को आसानी से ढूंढ कर मार सके। लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि रॉकी अपने महल में तो है ही नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी एक जहाज पर दिखाई देता है और उसमें अभी तक का सारा सोना रखा होता है और इसी के साथ रॉकी अपने माँ से किया हुआ वादा भी पूरा करता है
लेकिन रॉकी अपनी माँ के साथ साथ रीना को भी खो देने के बाद काफी दुखी था, जिस वजह से वह इस जिंदगी से तंग आ चुका था। इसलिए वो अब मरना चाहता था और फिर वो अपनी लोकेशन रमिका को बता देता है। रमिका की फोर्स आकर रॉकी के शिप पर हमला बोल देती है। इस वजह से सोने से भरी शिप के साथ साथ रॉकी भी समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि खुदाई के दौरान 24 न्यूज चैनल की जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े को रॉकी का पुतला मिल जाता है, जिसे केजीएफ के लोगों ने अपना भगवान मानकर बनाया था, जिस वजह से दीपा को भी विश्वास हो जाता है कि आनंद द्वारा लिखी गई बुक बिल्कुल सच्ची थी और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।